दोस्तों आज जो हम आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं उसमें आपको बताएंगे कि यूट्यूब से होने वाली इनकम पर जीएसटी और इनकम टैक्स लगता है क्या। दोस्तों इंडिया में बहुत सारे यूट्यूबर हैं और गूगल सर्च की जगह आजकल यूट्यूब सर्च होता है। तो यूट्यूबर बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, उसमें उनकी इनकम भी होने लग गई है। लेकिन फिर भी कुछ यूट्यूबर को ये नहीं मालूम कि उनको इनकम टैक्स देना है या जीएसटी देना है, तो हम इसी चीज़ का सोल्यूशन लेकर आए हैं। और जो सॉल्यूशन लेकर आए हैं उसमें आपको बहुत गहराई से इनकम टैक्स और जीएसटी के जो प्रोविजंस हैं वो समझाएंगे। तो थोड़ा सा आपको ध्यान से वीडियो देखना है बस, लेकिन हमने कोशिश पूरी की है कि इसको बहुत इजी वे में बता सकें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि यूट्यूब से जो होने वाली इनकम है या अर्निंग्स है वो किस किस तरह की होती है। पहली इनकम होती है गूगल एडसेंस से, जो कि बहुत कॉमन है। उसमें होता क्या है कि आपको वॉच पेज ऐड मिलते हैं, शॉर्ट फीड एड्स मिलते हैं। मेंबरशिप के थ्रू होता है काम, यूट्यूब प्रीमियम व्यूअरशिप मिलती है, शॉर्ट फंड मिलता है, सुपर थैंक्स सुपर चैट्स मिलता है, डोनेशन के रूप में आपको मिलता है। तो ये गूगल एडसेंस से होने वाली कमाई है। दूसरी कमाई होती है थर्ड पार्टी की। थर्ड पार्टी मतलब कमीशन की इनकम होती है, जिसमें हम, आपने देखा होगा बहुत सारे यूट्यूबर क्या करते हैं, वीडियो बनाते हैं साहब। यूट्यूब पर वीडियो कैसे बनाएं, ठीक है, उसके सेटअप के लिए वो माइक की वीडियो बनाते हैं, लैपटॉप की बनाते हैं, कैमरे की बनाते हैं। तो वो बताते हैं कि आप ये माइक ये कैमरा ऐसे ऐसे खरीदोगे हमारे लिंक से, तो आपको ये इतने परसेंट डिस्काउंट मिलेगा। जबकि वो होता है एफिलिएट मार्केटिंग है, उसके बदले में अमेजन फ्लिपकार्ट उनको कमीशन भी देते हैं। इसी तरह मोबाइल ऐप वेबसाइट का प्रमोशन कर देते हैं वो, या किसी सॉफ्टवेयर का प्रमोशन कर देते हैं, या आपने स्पॉन्सरशिप का नाम सुना होगा। स्पॉन्सरशिप में किसी भी ऐप का, किसी भी कंपनी का ऐड वो कर देते हैं अपनी वीडियो में, तो वो उससे उनको कमीशन मिलता है। अब सवाल ये उठता है कि जो पैसे आते हैं, मतलब ये जो पेमेंट चैनल हैं, वो पेमेंट चैनल किस तरह होते हैं। जो गूगल एडसेंस है उसका जो पेमेंट चैनल है वो है गूगल इनकॉर्पोरेशन सिंगापुर, मतलब इंडिया की मैं बात करूं क्योंकि मैं इंडियन यूट्यूब चैनल्स के लिए बना रहा हूँ ये। तो गूगल एडसेंस जो काम करता है वो गूगल इनकॉर्पोरेशन सिंगापुर से काम करता है चैनल, ठीक है। दूसरा जो पेमेंट चैनल है वो थर्ड पार्टी का जो कमीशन का आता है वो हमारा इंडिया से भी हो सकता है, थर्ड पार्टी वो इंडिया के बाहर से भी हो सकती है। मतलब जो स्पॉन्सरशिप हमें मिल रही है वो इंडिया से भी हो सकती है और इंडिया के बाहर से भी मिल सकती है। अब आप लोग ये देखिए कि जिन लोगों के पास भी यूट्यूब की इनकम आज तक आई है, तो गूगल इस तरह का एक पेमेंट एडवाइस भेजता है। इसमें आप देखिए कि इसमें जो गूगल एशिया पैसिफिक पीटी लिमिटेड लिख रहा है, तो वो जो इनकम आती है वो बिल कहाँ से जनरेट होकर आ रहा है, सिंगापुर से जनरेट होकर आ रहा है, ठीक है। और यहाँ उसका जो पेमेंट अमाउंट है वो अमाउंट लिखा आता है फॉरेन करेंसी में। फिर वो इंडिया के बैंक अकाउंट में आके कन्वर्ट होता है वायर ट्रांसफर के थ्रू, ठीक है। अब इसी में हम बातें करते हैं कि इसमें आगे क्या होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं गूगल एडसेंस की, है, हम एफिलेट मार्केटिंग की बात करेंगे, यानी थर्ड पार्टी से पैसा आता है। तो पहले गूगल एडसेंस की बात करते हैं। पैसा आ रहा है गूगल आईएनसी सिंगापुर से। अब उसमें भी हम बात करते हैं पहले इनकम टैक्स की, जीएसटी की भी बात भी करेंगे इसमें। इनकम टैक्स में होगा क्या कि दो गवर्नमेंट को पैसा चाहिए इनकम टैक्स, यानी इंडियन गवर्नमेंट को चाहिए और सिंगापुर गवर्नमेंट को चाहिए। आप बोलोगे सर ऐसे कैसे। बिल्कुल ऐसे होता है कि देखिए, इंडियन गवर्नमेंट यानी इंडियन इनकम टैक्स जो एक्ट है वो ये कहता है कि इनकम अगर आपने इंडिया में रिसीव की है, चाहे वो पूरी दुनिया में कहीं भी कमाई हो, वो इंडिया में टैक्सेबल होता है। सेक्शन 5 इनकम टैक्स एक्ट स्कोप ऑफ इनकम ये कहती है। और सिंगापुर गवर्नमेंट का भी जो लॉ है वो हमें ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। वो ये कहता है कि अगर आपने कोई इनकम सिंगापुर से कमाई है तो वो वहाँ पर सिंगापुर में टैक्स देना होगा। तो ऐसे तो लड़ाई हो जाएगी। तो लड़ाई से बचने के लिए इंडियन गवर्नमेंट और सिंगापुर गवर्नमेंट ने दोनों ने एक संधि कर रखी है, एक समझौता कर रखा है जिसे बोलते हैं टैक्स ट्रीटी, ठीक है। आपने नाम शायद पहली बार सुना होगा टैक्स ट्रीटी। और जिन लोगों ने सुना है वो मुझे कमेंट करके बताएंगे। मैं आपको टैक्स ट्रीटी दिखा देता हूँ कि क्या समझौता हुआ हुआ है इनकम टैक्स के रेफरेंस में इंडियन गवर्नमेंट और सिंगापुर गवर्नमेंट के बीच में। तो ये वो डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट है जिसे DTMM बोलते हैं। इसका जो भी आर्टिकल हैं, बहुत सारे आर्टिकल हैं इसमें, जो क्रक्स जो मैं बता देता हूँ आपको, आर्टिकल 7, अगर किसी को पढ़ना हो तो आर्टिकल 7 में ये बातें लिखी हैं। और आपको यहाँ पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको लिंक में बता देता हूँ, ये लिंक है इसका, आप चाहें तो यहाँ से डालकर इसको कॉपी कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लेकिन इतनी गहराई में जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि डिटेल्स ये आपके साथ है तो आपको वो बता रहा है डिटेल्स ये आपका, कि इसका जो क्रक्स है वो ये है कि दोनों कंट्री ने ये तय किया कि जहाँ भी बिजनेस स्टैब्लिश होगा, मतलब जैसे मान लीजिए मैं इंडियन यूट्यूबर हूँ, तो अगर इंडियन यूट्यूबर सिंगापुर से कोई इनकम कमा रहा है गूगल आईएनसी के थ्रू, तो वो इंडिया में टैक्स देगा, ना कि सिंगापुर में। ये दोनों कंट्री ने आपस में तय कर रखा है। तो हमारी ये टेंशन तो हो गई खत्म, ठीक है। अब
ये बात तो तय हो गया कि साहब इंडियन गवर्नमेंट ही टैक्स लेगी, उस पर इनकम टैक्स लेगी, लेकिन टैक्स लेगी कैसे, वो समझना है आपको। देखो, प्रॉफिट जो होगा वो आपको वो इस तरह निकाला जाएगा कि जो भी आपको एडसेंस से रेवेन्यू आता है, और उसमें जो भी आपकी वीडियो बनाने की जो भी एक्सपेंसेस हैं, मतलब वीडियो बनाने के एक्सपेंस का मतलब हो गया कि यूट्यूब से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंस हैं आपके, वो चाहे कुछ भी हो सकते हैं। वो आपके ऑफिस के खर्चे भी हो सकते हैं, वो आपके स्टाफ के खर्चे भी हो सकते हैं, वो आपके कैमरे के खर्चे भी हो सकते हैं, उसका डेप्रेशन वगैरह, लैपटॉप का डेप्रेशन वगैरह, तो वो सारी चीज़ आपके सी आपको बता देगा, और कुछ चीज़ें आपको नहीं मालूम होंगी तो आप मुझसे ही पूछ सकते हैं। मैं मोटा मोटा एक आइडिया बताता हूँ आपको, कि मान लो आपको 25 लाख का इनकम हुई आपको रेवेन्यू फ्रॉम एडसेंस से, और 10 लाख रुपए के आपके टोटल खर्च हुए, तो 15 लाख रुपए आपको प्रॉफिट होगा। ठीक है। अब ये जो 15 लाख रुपए प्रॉफिट निकला है, इस 15 लाख पर आपको टैक्स देना है। तो ये जो मैंने कैलकुलेशन लगाई है, ये नॉर्मल टैक्सेशन के हिसाब से लगाई है। आप लोगों को बढ़िया चीज़ बताने के लिए मैं कर देता हूँ कि जब कभी भी किसी की इनकम 1 करोड़ के आसपास हो, मतलब मैं मोटा मोटा आइडिया बता रहा हूँ, 1 करोड़ के आसपास हो, तो आप सेक्शन 44 AD ही काम में लिया करो। 44 AD क्या बोलता है कि जो भी आपकी इनकम हो रही है, जैसे यहाँ 25 लाख रुपए आपकी इनकम हो रही है, तो 25 लाख रुपए का वो बोलते हैं कि 6% आप नेट प्रॉफिट मान सकते हो। तो 25 लाख का 6% हुआ आपका 25 के 150, 1.5 लाख रुपए। तो सिर्फ 15 लाख की जगह आपका जो प्रॉफिट रह जाएगा वो 1.5 लाख रह जाएगा, और 2.5 लाख रुपए तक आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरने की जरूरत ही नहीं होती। तो आप यहाँ फ्री हो जाओगे। लेकिन अगर आपकी इनकम ज़्यादा है, तो आपको फिर टैक्स ऑडिट भी करानी होगी। 2 करोड़ से ऊपर हुआ तो टैक्स ऑडिट भी करानी होगी। तो इस चीज़ में अगर आपको ऐसा लगता है कि सर हमें कन्फ्यूजन है कि हम नॉर्मल रिटर्न भर रहे हैं या 44 AD में भरें या टैक्स ऑडिट कराएं, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे दूंगा। अब हम बात करते हैं जीएसटी की, क्योंकि उसी इनकम पर जीएसटी की बात करते हैं गूगल एडसेंस से। तो जीएसटी ये कहता है कि अगर आप गुड्स बेचते हो, तो अगर आपका टर्नओवर 40 लाख से ऊपर हो जाए, तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी हो जाता है। इसी तरह सर्विस के केस में अगर आपका टर्नओवर 20 लाख से ऊपर हो जाता है, तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी हो जाता है। टर्नओवर का मतलब वही है कि गूगल एडसेंस से जो पैसा आ रहा है यहाँ पर, क्योंकि मैं उसी की बात कर रहा हूँ, मैं दूसरे किसी बिज़नेस की बात ही नहीं कर रहा। अब मसला ये होता है कि यहाँ आप दिख रहा होगा 40 लाख में स्टार लगा हुआ है और 20 लाख में स्टार लगा हुआ है, तो मैं यहाँ बता देता हूँ आपको। जो भी हम गूगल एडसेंस से पैसा कमा रहे हैं वो सर्विस होती है, ना कि गुड्स होता है। तो सर्विस के केस में 20 लाख के आगे भी स्टार लग रहा है, इसका मतलब ये है कि कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहां पर यूट्यूब से इनकम कमाने पर भी सिर्फ 10 लाख से ऊपर अगर आप कमा रहे हो, तब भी आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी है। उसके लिए आपको करना क्या होगा कि आप कहाँ से हैं, मुझे कमेंट करके बताएं, ताकि मैं आपको बता सकूं कि आपके राज्य में, आपके स्टेट में, आपके यूनियन टेरिटरी में जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराने की लिमिट कितनी है, ताकि आप इस कन्फ्यूजन दूर हो जाएं। पता लगा कि आपका 12 लाख रुपए रेवेन्यू आ गया और आप 10 लाख वाली लिमिट में थे, तो आपको बहुत दिक्कत आएगी। अब जीएसटी की कहानी एडसेंस से देखते हैं कि क्या हो रहा है। देखो, पैसा कहाँ से आ रहा है, गूगल आईएनसी सिंगापुर से आ रहा है। तो जीएसटी की कहानी क्या हो रही है, इनको बोलते हैं OIDAR सर्विस, यानी कि ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डेटा एक्सेस रिट्राइवल सर्विसेज। ये बहुत लंबा चौड़ा नाम है, ठीक है, तो आप इसको शॉर्ट में याद रखिए, OIDAR सर्विस। तो जो भी यूट्यूब की इनकम होती है, यहाँ तक कि मैं बता दूं आपको, जो ब्लॉगिंग वगैरह की इनकम होती है वो भी सेम इसी चीज़ में काउंट होती है। यूट्यूबर कहाँ बैठा है, इंडिया में, यानी हम इंडिया में बैठे हैं। और सर्विस किसको दे रहे हैं हम सर्विस दे रहे हैं गूगल आईएनसी सिंगापुर को, क्योंकि वही तो हमें पैसे दे रहा है। तो ये जो सर्विस मानी जाती है, ये एक्सपोर्ट सर्विस मानी जाती है। जब एक्सपोर्ट सर्विस मानी जाएगी, तो जीएसटी की जो रेट होती है वो 18% होती है। लेकिन चूंकि आप डिजिटल सीए को फॉलो करते हैं, तो आपको बता देता हूँ कि अगर भले ही आपकी एक्सपोर्ट सर्विस हो, वैसे तो OIDAR सर्विसेज ऐसी सर्विसेज बनी हुई हैं कि इनमें जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है बिना किसी टर्नओवर लिमिट के। लेकिन अगर आपकी एक्सपोर्ट सर्विस हो जाती है इस केस में भी, तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन तभी कराना ज़रूरी है जब आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट आप क्राइटेरिया मेट कर लेते हो, मतलब टर्नओवर 20 लाख या 10 लाख से ऊपर हो जाए। उसके अलावा भी मैं आपको एक चीज़ बढ़िया बता देता हूँ कि अगर आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं टर्नओवर लिमिट के बाद, मतलब मैं आपको इजी में समझाऊँ एक छोटी चीज़, कि मान लो आपका गूगल एडसेंस से जो पैसा आ रहा है वो आ रहा है 20 लाख वाली कैटेगरी में थे पहले आप, मतलब ऐसे स्टेट में थे यहाँ 20 लाख की लिमिट है, 20 लाख तक जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। और आपका जो गूगल एडसेंस से जो टोटल पैसा आ रहा है, नेट प्रॉफिट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं टोटल रेवेन्यू की बात कर रहा हूँ, वो पैसा आया 18 लाख रुपए। तो आपको रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत ही नहीं है, ना आपको कोई जीएसटी देने की जरूरत है। लेकिन मान लो आपका टर्नओवर हो रहा है, यानी गूगल एडसेंस से पैसा आ रहा है 25 लाख रुपए, उस केस में आपको फिर रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी हो जाएगा। अब रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी हो जाएगा, तो उसके लिए भी डिटेल सी आपको एक नई बात बताएगा कि जब रजिस्ट्रेशन करा लें आप, तो ये 18% जीएसटी भुगतना पड़ेगा आपको। तो उसको बचाने के लिए तरीका ये है कि आप साल में एक LUT होता है, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग,
ये ले लेंगे तो आपका पूरा जीएसटी एक्सपोर्ट का क्या हो जाएगा, 0% हो जाएगा। मतलब आपको कोई जीएसटी 18% भुगतने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं? आप लोगों ने सुना होगा कि सर जीएसटी तो हम सामने वाली पार्टी से वसूल करके फिर गवर्नमेंट को चुकाते हैं। जैसे मान लो 25 लाख का सर हमारा टर्नओवर हो तो हम गूगल से बोलेंगे साहब हमें 18% इस पे और दो। तो दो, गूगल ने पहले ही ये काम क्लियर करा लिया है। तो मैं पढ़ के सुना देता हूँ, ये इतनी लंबी चौड़ी बात में गूगल ने आपसे टर्म एंड कंडीशन, यूट्यूब चैनल जब बनाया था, आपने मोनेटाइजेशन एक्सेप्ट हुआ था, तब पहले ही आपसे एक्सेप्टेशन ले लिया था। वो एक्सेप्ट क्या है मैं बता देता हूँ। ऑल पेमेंट्स टू यू फ्रॉम गूगल in relation to the services will be treated as inclusive of taxes if applicable। मतलब गूगल ने अपने हाथ झाड़ लिए थे पहले ही। कैसे? उसने बोला था कि जो भी पेमेंट गूगल आपको देगा ना, वो हम पहले ही मान के चलेंगे इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस है। तो सर इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो 25 लाख रुपए आपके पास आए हैं, इंडियन गवर्नमेंट ये मानेगी कि उसमें जीएसटी जुड़ा हुआ है। बोले सर ये तो कौन सी बात हो गई? तो वही चीज़ समझाता हूँ आपको, देखो कैसे होगा। देखो जीएसटी 18% लगेगा, आईजीएसटी लगेगा क्योंकि वो एक्सपोर्ट सर्विस है। अब जो रेवेन्यू फ्रॉम एडसेंस है वो ये माना जाएगा कि उसमें जीएसटी का अमाउंट इंक्लूड है। सर कैसे माना जाएगा? मैंने एग्जांपल में जो लिया था अभी, तो आपकी जो 25 लाख रुपए आपके पास आए थे रेवेन्यू के टोटल, खर्चा नहीं घटाना आपको, ठीक है ना? प्रॉफिट प्रॉफिट की बात नहीं हो रही यहाँ पर, सिर्फ सेल की, यानी कि जो रिसीव अमाउंट है, ग्रोस रिसीव्ड अमाउंट है, उसकी बात हो रही है। तो 25 लाख में आप क्या करोगे, एक फॉर्मूला लगाओगे 1.18 का। जैसे आप 1.18 का फॉर्मूला लगाओगे तो इंडियन गवर्नमेंट बोलेगी भाई आपकी जो टर्नओवर था ना वो हम मानेंगे 21,18,644.07, मतलब टैक्सेबल वैल्यू। इस पे जीएसटी 18% आपको लगाना है। और 21,18,644.07 का 18% जब जीएसटी कैलकुलेट करेंगे हम, तो आईजीएसटी बैठता है 3,81,355। क्या बात है! मतलब 25 लाख कमाओगे तो 3.25 लाख से ऊपर गवर्नमेंट को देने पड़ेंगे। लेकिन आप डिजिटल सीए को फॉलो करते हो, तो हम आपको बता रहे हैं कि आप जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करा लोगे क्योंकि 25 लाख हो गए, आपको 20 लाख की क्राइटेरिया मेट वैसे ही हो चुका है, तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी हो जाएगा। जब आप रजिस्ट्रेशन करा लो ऐसे केस में, तो आप क्या करना, आप साल में सिर्फ एक एलयूटी लेना और बिल गूगल एडसेंस के नाम से बना देना, अनरजिस्टर्ड पार्टी के नाम से एक्सपोर्ट सर्विस में। तो आपको एलयूटी लेना, तो आपको कोई भी टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। मतलब आपके 3,81,355 रुपये पूरे के पूरे बच जाएंगे। सिंपल वे में बात करूं कि जब कभी भी आपका टर्नओवर आपको लगे 10 लाख या 20 लाख से ऊपर हो गया है गूगल एडसेंस का, तो आपको चाहिए कि आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन करा लो। जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराने के बाद एक एलयूटी फॉर्म रिसीव कर लो, एलयूटी फर्निश कर दो। फर्निश करने के बाद जो भी बिल काटोगे आप गूगल एडसेंस, क्योंकि गूगल एडसेंस को बिल तो लेगा नहीं वो आपसे, लेकिन आपको दिखाना तो पड़ेगा। तो आपको उसको दिखाना है एक्सपोर्ट सर्विसेज अंडर एलयूटी। एलयूटी में दिखाओगे तो आपका जीएसटी की जो रेट होगी वो 18% से सीधी कितनी हो जाएगी, 0%। जैसे ही 0% होगी तो आपका पूरा टैक्स बच जाएगा। मतलब 25 लाख आपके रहेंगे, गवर्नमेंट के पास कुछ नहीं जाएगा। ठीक है, ये इसकी कहानी थी। तो इनकम टैक्स और जीएसटी जो गूगल एडसेंस से आ रहे थे, उसकी मैंने आपको कहानी समझा दी। अब दूसरी बात बताता हूँ, आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे व्लॉगर्स होते हैं, वो लोग क्या करते हैं कि वो बताते हैं साहब वीडियो कैसे बनानी है। तो उसमें क्या करते हैं, वो सारी चीज़ बताते हैं कि आप टैबलेट कौन सा यूज़ करो, आप कैमरा कौन सा यूज़ करो, आप ये और दूसरी आइटम शटरम आइटम कौन सी यूज़ करो। तो वो या दूसरी और भी चीज़ें का प्रमोशन करते हैं। तो प्रमोशन अब करते हैं उसको एफिलिएट मार्केटिंग बोलते हैं। तो ऐसा नहीं करते, उन लोगों को कमीशन मिलता है। ये मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया है कि उन लोगों को किस तरह कमीशन मिलता है अलग अलग आइटम पे। ठीक है, फिलहाल हमारे यहाँ डिस्कशन का मैटर नहीं है, हम किसी की कमाई को डिस्कस नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। मैं बताना चाह रहा हूँ आपको कि एफिलेट मार्केटिंग यानी थर्ड पार्टी से जो कमीशन आता है वो एफिलेट मार्केटिंग के थ्रू आता है। जैसा कि आपने देखा होगा लोगों के डिस्क्रिप्शन में प्रोडक्ट सेलिंग का लिंक होता है, अमेजन फ्लिपकार्ट का, कि ये मोबाइल, ये कैमरा, ये प्रिंटर, ये कंप्यूटर यहाँ से खरीदो, आपको डिस्काउंट मिलेगा। आपको डिस्काउंट भले ही मिल जाए, लेकिन उनको बदले में उनको भी कमीशन मिलता है। तो वो इनकम आ रही है थर्ड पार्टी की, यानी कि मैं अगर मैं यूट्यूबर हूँ तो मुझे इनकम आ रही है। मोबाइल ऐप या वेबसाइट का प्रमोशन करते हो आप, सॉफ्टवेयर सेल प्रमोशन करते हैं, या फिर स्पॉन्सरशिप मिल जाती है हमें। स्पॉन्सरशिप मतलब हम अपने वीडियो में किसी भी कंपनी का ऐड कर देते हैं खुद। एक तो ऐड यूट्यूब देता है, एक ऐड हम खुद भी लगा सकते हैं। तो हम खुद अपनी वीडियो में ऐड लगाते हैं, तो उसे स्पॉन्सरशिप के बताते हैं। स्पॉन्सरशिप के बदले में हमें पैसा मिलता है, तो पैसा जो मिलता है वो कमीशन कहलाता है। यानी कि इन सारी चीज़ों का जो पैसा है वो कमीशन कहलाता है, वो थर्ड पार्टी कमीशन कहलाता है। जो चैनल होता है इसमें वो थर्ड पार्टी होती है, या तो वो इंडिया से हो सकती है या इंडिया के बाहर से भी हो सकती है। अब इनकम टैक्स की बात करते हैं सबसे पहले। सर एफिलिएट मार्केटिंग या थर्ड पार्टी कमीशन में इनकम टैक्स ऐसे लगता है सीधे ही। अब जाहिर सी बात है
सारा पैसा किसके पास आएगा? इंडियन गवर्नमेंट के पास। तो इंडियन गवर्नमेंट टैक्स देगी। हमें यहाँ मतलब ही नहीं है कि कोई एग्रीमेंट हुआ है या नहीं हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ता, इंडियन गवर्नमेंट ही टैक्स लेगी, इनकम टैक्स। अब टैक्स कैसे लेंगे, मैं एक एग्जांपल के रूप में बता देता हूँ कि जो आपका प्रॉफिट काउंट होगा वो कैसे काउंट होगा, कि जो आपने कमीशन अर्न किया है पूरे साल भर में, उसमें से जो भी मेकिंग वीडियोस की जो एक्सपेंसेस हैं वो आप लेस कर दोगे। मतलब ये जो यूट्यूब की जो भी वीडियो बना रहे हो वो आपको उसके जितने भी खर्चे हो सकते हैं आपके, वो सारे आप लेस कर दोगे। हमने एक एग्जांपल के रूप में लिया, मान लो आपके पास 30 लाख रुपए कमीशन का आया, तो 10 लाख रुपए माइनस करने के बाद 20 लाख रुपए आपकी इनकम बच रही है। ये नॉर्मल कैलकुलेशन थी प्रॉफिट की। लेकिन मैंने यहाँ पर दिख रहा होगा आपको 44 AD नहीं है अब इस बार। वो इसलिए नहीं है, 6% का आप फ़ायदा इसलिए नहीं उठा सकते क्योंकि कमीशन के केस में सेक्शन 44 AD मना कर देता है कि साहब कमीशन के केस में आपको 44 AD का फ़ायदा नहीं मिलता। अगर 44 AD का फ़ायदा मिलता तो हमें 30 लाख का 6% नेट प्रॉफिट मानते, जो कि 1,80,000 आता, हमारा कोई टैक्स ही नहीं बनता। लेकिन यहाँ तो सर 20 लाख रुपए आ रहे हैं। तो ऐसे केस में क्या करना चाहिए, आपको टैक्स ऑडिट कराना चाहिए सही से। ठीक है, टैक्स ऑडिट करा के आप ज़्यादा बेहतर अपना एक्सपेंस दिखा सकते हैं और अपनी इनकम को सही दिखा सकते हैं। उस हिसाब से आपकी जो टैक्स है वो कम लग सकता है। ठीक है, तो ये रही इनकम टैक्स की बात एफिलिएट मार्केटिंग में, स्पॉन्सरशिप में। अब दूसरी हम जीएसटी की बात करते हैं। वही गुड्स के केस में 40 लाख का टर्नओवर और सर्विस के केस में 20 लाख का टर्नओवर। आपने अभी तक हमें मुझे कमेंट का नहीं किया, कमेंट कर दीजिए ताकि मैं बता दूं आपको कि आप किस स्टेट से हैं। सेम वही बात कि क्या सर जो थर्ड पार्टी से कमीशन मिलता है गुड्स माना जाएगा या सर्विस माना जाएगा? तो जीएसटी में उसको भी सर्विस माना गया है, यानी कि 10 लाख और 20 लाख की लिमिट है। अब थर्ड पार्टी, पहले हम बात करते हैं आउट ऑफ इंडिया की। जब आउट ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं और जीएसटी की बात कर रहे हैं तो इनको भी क्या बोलते हैं, OIDAR सर्विसेज बोलते हैं। सेम वही ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डेटा एक्सेस रिट्राइवल सर्विसेज। यूट्यूबर कौन है? इंडियन है सर। ठीक है, इंडिया से बैठा है। और थर्ड पार्टी कहाँ बैठी है? आउट ऑफ इंडिया बैठी है सर। ठीक है, अच्छी बात है। तो उसको क्या बोलेंगे हम? एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस। यानी कि सर सेम वही केस जो गूगल एडसेंस में लग रहा था, सेम वही केस है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ पर कि ये वाली चीज़ सेम है कि वही जीएसटी 18% लगेगा। और अगर आप जीएसटी नंबर ले लेते हैं या अगर आपका टर्नओवर सर्विस का 20 लाख से कम है या 10 लाख से कम है स्टेट वाइज, तो आप रजिस्ट्रेशन कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका टर्नओवर 20 लाख से ऊपर निकल रहा है, जैसे कि इस केस में 30 लाख रुपए आ रहे हैं आपके पास, तो उसमें आपको जीएसटी नंबर कराना कंपलसरी हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन लेना। तो रजिस्ट्रेशन लेने के बाद अगर आप एलयूटी ले लेंगे तो जितनी भी आपने एक्सपोर्ट सर्विस दी है आउट ऑफ इंडिया थर्ड पार्टी को, तो उस पर आपका जीएसटी ज़ीरो हो जाएगा, 18% आपको भुगतने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं एक एग्जांपल के रूप में बताता हूँ कि अगर मान लो आप एलयूटी नहीं लेते हो तो इस ऐसे कमीशन पे कितना रुपए लगेंगे? 30 लाख रुपए टैक्सेबल मानी जाएगी, मतलब इंक्लूसिव नहीं माना जाएगा। अब आपको जीएसटी चार्ज करना पड़ेगा उससे। वो जीएसटी कितना होगा? 5,40,000 रुपये, मतलब 5,40,000 रुपये जीएसटी भुगतना होगा। ठीक है, लेकिन आप एलयूटी लेकर इस पूरे जीएसटी को बचा सकते हो। अब बात करते हैं, अगर वो थर्ड पार्टी इंडिया से ही हो, मतलब जो स्पॉन्सरशिप हमें देने वाली कंपनी है वो इंडिया से ही है, तो क्या होगा? तो जीएसटी में क्या होगा? सेम वही सर, OIDR सर्विसेज बोलते हैं इनको। यूट्यूबर इंडिया से है और थर्ड पार्टी भी कहाँ से है सर? इंडिया से। तो एक्सपोर्ट सर्विस नहीं होगी इस बार, मतलब ये नॉर्मल सर्विस कहलाएगी टैक्सेबल टेरिटरी में। सर अब क्या होगा? अब देखी जाएंगी दो चीज़ें कि यूट्यूबर और जो थर्ड पार्टी है उसका स्टेट अगर सेम है और डिफरेंट स्टेट है। मतलब मैं बात करूँ, मैं राजस्थान से हूँ, अगर राजस्थान में ही थर्ड पार्टी मुझे कमीशन दे रही है तो क्या होगा? और राजस्थान की जगह दिल्ली से या महाराष्ट्र से या किसी दूसरी यूनियन टेरिटरी से मुझे कमीशन देती है तो क्या होगा? तो पहले सेम स्टेट की बात करते हैं। जीएसटी 18% लगेगा और वही थ्रेशोल्ड लिमिट है। अगर 20 लाख या 10 लाख तक का आपका कमीशन बनता है तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत नहीं है और ना ही आपको जीएसटी देने की ज़रूरत है। लेकिन इस केस में जैसे मान लो आपको 30 लाख आ रहे हैं आपके पास, तो आपको जीएसटी लेना पड़ेगा और 18% जीएसटी भुगतना पड़ेगा। तो क्या सर अब एलयूटी लेके हम बचा नहीं सकते जीएसटी? नहीं भाई साहब, बिल्कुल आप जीएसटी नहीं बचा सकते, क्योंकि आप इंडिया में सर्विस दे रहे हो तो सर्विस एक्सपोर्ट नहीं कर रहे। ऐसे केस में थर्ड पार्टी से जो कमीशन मिल रहा है उस पे आप जीएसटी लगाओगे और थर्ड पार्टी से जीएसटी लेकर फिर गवर्नमेंट को जमा कराओगे। इसी तरह डिफरेंट स्टेट में मैं बात समझा देता हूँ आपको। वही जीएसटी का 18% है, लेकिन इसमें जो समझने की वो चीज़ क्या है, देखो, अगर जो थर्ड पार्टी है, मतलब जिस कंपनी को स्पॉन्सरशिप दे रहे हो, जिस कंपनी का स्पॉन्सरशिप आप कर रहे हो, अगर वो खुद भी एक रजिस्टर्ड पार्टी है, मैं डिफरेंट स्टेट की बात कर रहा हूँ, सेम स्टेट की नहीं। सेम स्टेट में चाहे रजिस्टर्ड हो चाहे अनरजिस्टर्ड हो, 20 लाख की लिमिट है। मतलब 20 लाख तक है तो रजिस्ट्रेशन मत कराओ, ना कोई जीएसटी भुगतो। लेकिन डिफरेंट स्टेट में है और थर्ड पार्टी रजिस्टर्ड है, मतलब जीएसटी में रजिस्टर्ड है वो,
वो आपसे काम करा रही है, वो आपको पैसे दे रही है, तो थ्रेशोल्ड लिमिट कितनी हो जाएगी? ज़ीरो। मतलब आपको अगर वो 2 लाख रुपए भी दे रही है ना, तो आपको जीएसटी 18% लगाकर फिर उसको बिल बना के देना है। लेकिन अगर तो वो थर्ड पार्टी भी अनरजिस्टर्ड है, मतलब वो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, डिफरेंट स्टेट की है, तो फिर वही 10 लाख और 20 लाख की लिमिट एप्लीकेबल हो जाती है यहाँ पर। तो इसकी कैलकुलेशन कैसे लगाएँगे समझा देता हूँ आपको मैं। जैसे मान लो अभी 30 लाख का आपको कमीशन मिल रहा है, तो टैक्सेबल वैल्यू वही रहेगी, और आईजीएसटी लगाना है क्योंकि डिफरेंट स्टेट में आप आईजीएसटी लगाओगे, तो 30 लाख का 18% 5,40,000 डिफरेंट स्टेट के लिए लगाओगे। और अगर मान लीजिए वो राजस्थान में है, यानी कि मैं अपनी बात करूँ, तो 30 लाख पे 9% सीजीएसटी 2,70,000 और 9% ही एसजीएसटी लगाऊंगा 2,70,000। तो इस तरह ये पूरी कहानी निकलती है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये बात पता लग गई होगी कि यूट्यूबर की इनकम पर किस तरह जीएसटी और इनकम टैक्स लगता है। तो हमसे ये गलती हो जाती है कि हम इनकम तो कमा लेते हैं लेकिन उस पर गवर्नमेंट को कुछ नहीं देते। तो आपको ये बात पूरी समझ में आनी चाहिए कि किस तरह हम अपनी टैक्स प्लानिंग करें ताकि हमें टैक्स भी बचा सकें लीगली, और गवर्नमेंट को भी कुछ चला जाए। तो आपको अगर इस चीज़ से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूज़न हो किसी भी तरह का, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। या मैं एक बात क्लियर कर देता हूँ, ये जो यूट्यूब की इनकम मैंने बताई है, ये ब्लॉगिंग के लिए भी काम करती है, ये दूसरी एफिलिएट मार्केटिंग के लिए काम करती है, फेसबुक के लिए भी काम करती है, ये इंस्टाग्राम के लिए भी काम करती है। यानी कि जो और दूसरी चीज़ें हैं, जिस दूसरी तरह से जो भी इन्फ्लुएंसर पैसा कमाते हैं, उनके जो भी तरह हो सकते हैं, जो भी टाइप हो सकते हैं, उन सब के लिए भी चीज़ें काम करती हैं। अगर आपको कोई डाउट है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको डिटेल से आपकी बात का जवाब दूँगा। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।